वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 6 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है आईडीएमपी 3 और प्रारंभ कोर्स के बारे में। आईडीएमपी 3 यानी कि इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू और मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहां पर आप एक प्लानर के साथ प्रीलिम्स और मीन्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि प्रारंभ जो कि जीएस का फाउंडेशन कोर्स है 2023 के लिए, तो कंप्लीट कोर्स है जो आपकी प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर देता है। अगर आप इसके बारे में या इन कोर्सेज के बारे में कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कप्पा फाइकस अल्वरेजी के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम तमिलनाडु के जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर एक्सोटिक कप्पा फाइकस सीवीड को कल्टीवेट करने को लेकर प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये वहां पर जो कोरल रीफ्स हैं उनको एक थ्रेट पहुंचा रहा है। देखिए, सीवीड क्या होते हैं? सीवीड मरीन प्लांट्स या एल्गी होते हैं। कई बार इन्हें उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, बिकॉज इनकी मेडिसिनल या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी रेफरेंस में जो सीवीड पार्क प्रोजेक्ट है वहाँ पर हम कप्पा फाइकस अल्वरेजी की कल्टीवेशन को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वहाँ के नेटिव नहीं है तो वहाँ की जो नेटिव इकोलॉजी है उसको नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं। और बिल्कुल यही हो रहा है। कप्पा फाइकस अल्वरेजी जो कोरल रीफ्स हैं उनको नुकसान पहुँचा रहा है। कप्पा फाइकस अल्वरेजी के बारे में बात करें तो ये एक रेड एल्गी की फैमिली से बिलोंग करने वाला एक सीवीड है। हालांकि इसका कलर अगर आप देखोगे तो ये आपको ग्रीन या फिर येलो दिखेगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। सीवीड जो ये है ये नेटिव है इंडो पैसिफिक रीजन का। हालांकि ट्रॉपिकल रीजन में इसे कमर्शियल पर्पस से इंट्रोड्यूस किया गया, कल्टीवेट किया जाना शुरू किया गया। ये एक इन्वेजिव सीवीड है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में होता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में इसे कल्टीवेट किया जाता है। तो आईयूसीएन में रेड लिस्टेड स्पीसीज की कैटेगरी में भी रखा गया है। कमर्शियली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इससे मिलता है एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव पॉलीमर जो कि इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज कैराजिनिन। इसका देखिए, पॉलीमर जो होते हैं उनका इस्तेमाल फैब्रिक बनाने में या पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। कैरी बैग्स वगैरह इसी से बनाए जाते हैं। तो ये कप्पा फाइकस अल्वरेजी से मिलता है, तो इसीलिए इसका काफी ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। फर्दर जो कैरेजिनिन है, इसे जब एक सब्सटेंस की तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेड या पर्पल सीवीड से, तो इसका इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट्स की थिकनिंग के लिए भी किया जाता है। आप जानकर सरप्राइज हो सकते हैं कि इसका इस्तेमाल आइसक्रीम में भी किया जा सकता है और कई प्रकार की बहुत अच्छी डिशेस हैं जिनकी थिकनिंग में, जिनको गाढ़ा करने में, इसका ग्रेवी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो कप्पा फाइकस अल्वरेजी है इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, तो आप अगर इसे किसी भी चीज की थिकनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसके फ्लेवर को चेंज नहीं करेगा, केवल थिकनेस ऐड कर देगा। तो ये फायदा होता है, इसीलिए इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि नुकसान ये कैसे पहुंचाता है? जो रिच कोरल रीफ का एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार का, मरीन नेशनल पार्क और जो सी ग्रास बेड्स हैं पार्क बे में या डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व में, वहां पर ये कप्पा फाइकस थ्रेट क्रिएट कर रहा है। कोरल रीफ्स को नुकसान कैसे पहुंचाता है? जो एल्गी होते हैं ये फर्मली अटैच हो जाते हैं कोरल कॉलोनीज के साथ और ये उनके ऊपर एक जेल नुमा, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसकी एक थिक लेयर क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद धीमे धीमे जो कोरल्स होते हैं वो स्मूथ होकर मरने लग जाते हैं। तो ये नुकसान होता है, ये कोरल्स को मारना शुरू कर देते हैं। कई सारे आइलैंड्स हैं गल्फ ऑफ मन्नार जहां पर कप्पा फाइकस ने इन्वेड किया और वहां की इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेडिसिन या फिजियोलॉजी में 2022 में दिए गए नोबेल प्राइज के बारे में है। स्वीडन के साइंटिस्ट स्वांते पाबो को नोबेल प्राइज दिया गया है फिजियोलॉजी का 2022 के लिए, जो उनकी डिस्कवरी रही है एक्सटिंक्ट होमिनिन्स के जीनोम से रिलेटेड और ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। यहां पर एक कीवर्ड है होमिनिन। अब इस कीवर्ड का क्या मतलब है? होमिनिन कोई स्पीसीज या सब स्पीसीज नहीं रही है इंसानों की, रेदर ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो होमिनिन्स कौन होंगे? निएंडरथल्स या डेनिसोवंस, जो हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स हैं। तो ठीक है, जो हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स हैं उन्हें होमिनिन कहा जाता है और होमिनिन्स में आएंगे निएंडरथल्स और डेनिसोवंस। तो आप इन्हें इस तरीके से मत देखिएगा कि कोई स्पीसीज है इंसानों की या सब स्पीसीज है, ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ टर्म। तो स्वांते पाबो ने एक नई टेक्निक ढूंढ ली है जिसके माध्यम से हम मॉडर्न ह्यूमंस के जीनोम को कंपेयर कर सकते हैं अदर होमिनिन्स के साथ, जैसे कि निएंडरथल और डेनिसोवंस।
देखिए, हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं और अगर हम उनके जीन्स की स्टडी कर पाएँ तो हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है। लेकिन लाखों या फिर हज़ारों सालों पहले की जो हमें रिमेन्स मिल रहे हैं, उनसे जीन्स को इकट्ठा करके उनको सीक्वेंस में लाके स्टडी करना बहुत मुश्किल है। और ऐसा संभव हो सका है स्वांते पाबो की इस नई टेक्निक की मदद से, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब यहाँ पर डेनिस ओवेंस के बारे में बात की जा रही है। डेनिस ओवेंस के ऊपर यूपीएससी 2019 में प्रश्न पूछ चुकी है। पूछा गया था डेनिस ओवेंस कई बार न्यूज़ में देखे जाते हैं, क्या है? तो ये अर्ली ह्यूमंस की एक स्पीसीज है। डेनिस ओवेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम 2010 में खोजा गया था। हालांकि इनका टेक्सोनॉमिकल सेग्रीगेशन नहीं किया गया था। हमें इनके बारे में कुछ खास पता नहीं था कि ये एक्चुअली में क्या थे। लाइक ये कोई सब स्पीसीज थी, कोई एक सेपरेट स्पीसीज थी, इनका समय वही था जो निएंडरथॉल्स का था या अलग था, ये समय में पता नहीं था। ये सारी जानकारी अभी स्वांते पाबो के द्वारा दी गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने एक नई सब स्पीसीज को क्लियरली खोज लिया है, दैट दोज आर डेनिस ओवेंस। इन्होंने मॉडर्न ह्यूमंस और निएंडरथॉल्स के बीच के रिलेशन को भी स्टडी किया है। निएंडरथॉल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जो हमारी कजिन स्पीसीज के तौर पे देखे जाते हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि 20,000 से 30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट कर गए थे। स्टडी में ये पाया गया कि लगभग 6 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस और निएंडरथॉल्स के एंसेस्टर्स एक ही थे। इन्होंने डेनिस ओवेंस को भी खोजा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी डिस्कवरी तो 2010 में ही हो गई थी, लेकिन इनका टेक्सोनॉमिकल सेग्रीगेशन नहीं हो सका था क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था इनके बारे में। ये अभी तक एक अननोन सबस्पीसीज थी ह्यूमन फैमिली की, लेकिन अब इसके बारे में क्लियर कट जानकारी आ गई है। ये पाया गया है कि लगभग 20,000 साल पहले डेनिस ओवेंस और निएंडरथॉल्स एक साथ रहा करते थे। ये ना केवल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे बल्कि इंटरब्रीड भी किया करते थे। ये जानकारी इस तरीके से पता चलती है क्योंकि हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं ह्यूमंस के, जिनके पिता निएंडरथॉल थे और उनकी माँ डेनिस ओवन थी। मतलब इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हुआ करती थी। इस तरीके के रिलेशंस दोनों ही सबस्पीसीज के बीच में रहे हैं पास्ट में। डीएनए सैंपल्स को ओल्ड रिमेन से निकालने की जो मेथोडोलॉजी ढूंढी गई है स्वांते पाबो के द्वारा, ये काफी सिग्निफिकेंट है, काफी इनोवेटिव मेथोडोलॉजी है, जिसके माध्यम से क्लीन डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है टेंस ऑफ थाउजेंड ईयर पुराने ह्यूमन फॉसिल से भी, और हम उनमें जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी खोजी है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बता दिया तो अगले साल आप इसके लिए नोबेल प्राइज की मांग करने लग जाएंगे। खैर, ये मेथोडोलॉजी हमारे काम की नहीं है। ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा जिसके माध्यम से ऐसा पता किया जाता होगा। जो मेथोडोलॉजी है उससे हमें इसेंशियल जानकारी मिल रही है। हमने निएंडरथॉल के जीनोम को मॉडर्न मैन के साथ कंपेयर किया, तो आगे अगर हम कोई फॉसिल ढूंढते हैं तो उनके जीनोम को स्टडी करना इस टेक्निक से, इस मेथोडोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लासा फीवर के बारे में है। हाल ही में पब्लिश्ड एक स्टडी में यह बताया गया कि क्लाइमेट चेंज लासा फीवर के स्प्रेड को बढ़ा रहा है। हो सकता है कि 50 सालों में आने वाले सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट जो कॉन्टिनेंट के हैं वहां पर यह लासा फीवर फैल जाए। ये एक जेनेटिक डिसीज है जो कि वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। लासा फीवर जो है वो एरिना विरिडाई फैमिली के फैमिली का ही एक वायरस है, ठीक है। ये ट्रांसमिट होता है जो इन्फेक्टेड मल्टीमेमेटे रैट्स होते हैं। रैट्स की एक प्रजाति है। इनके यूरिन या ड्रॉपिंग्स में अगर ये पहले से वायरस इनको इन्फेक्ट कर चुका है तो ये फैलना शुरू हो जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जो अफ्रीका की हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये वायरस किसी भी चीज़ को इन्फेक्ट कर सकता है और इसीलिए खतरनाक है। एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ये बीमारी जा सकती है, टिश्यूज़, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रेशन या एक्सक्रेशन जो भी होता है उसके माध्यम से। इस फीवर की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, 80% तक हो जाता है। मतलब जो लोग ग्रसित होते हैं उनके जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। क्या कोई वैक्सीन है, ट्रीटमेंट है? नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। एक एंटीवायरल ड्रग है, नाम है रिबाविरिन, जिसका इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन ये लाइसेंस्ड नहीं है। कुल मिला के बाकी के प्रोसीजर के तौर पे वैसे ही इलाज किया जाता है जैसे कोविड में किया जाता था, यानी कि सपोर्टिव केयर आप दीजिए, हाइड्रेशन होता रहे, ऑक्सीजनेशन होता रहे, स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, बुखार आ रहा है तो ट्रीट कर दो, दर्द हो रहा है तो ट्रीट कर दो, ऐसे ही करके इसे ट्रीट किया जाता है। जो प्रिवेंटिव वैक्सीन है वो अभी अंडर रिसर्च है, अभी तक बन नहीं पाई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शस्त्र रामानुजन प्राइज के बारे में है। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 का अवार्ड किया जाने वाला है युंगकिंग टैंग को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए की। ये अवार्ड श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथमेटिशियन रहे हैं पास्ट में। इसे दिया जाता है शास्त्र के द्वारा। इसे अगर आप फुल फॉर्म देखें इस इंस्टीट्यूशन का, दैट इज सानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी,
2005 में इस प्राइस को स्टैब्लिश किया गया था। कैश प्राइस दिया जाता है इसमें $10,000 का, और हर साल इसे दिया जाता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसकी उम्र 32 वर्ष से कम हो और उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो मैथमेटिक्स के फील्ड में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्यामाजी कृष्ण वर्मा के बारे में है। उनकी जयंती पर अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनको याद किया। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी टाउन में हुआ था, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने सेल्फलेस सर्विस और पेट्रियोटिज्म के साथ इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था रिवोल्यूशनरी सेंटर इंडिया हाउस नाम का लंदन में, जहाँ पे जो लोग ब्रिटेन में पढ़ने जाते थे, इंडियन स्टूडेंट्स होते थे, कि उनको इकट्ठा करते थे, उनकी मदद करते थे और प्रोपेगेट करते थे कि इंडिया को कैसे आज़ादी दिलवानी है। इनका एक जर्नल भी था, नाम था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इन्होंने वीर सावरकर जी को भी इंस्पायर किया, जो एक समय पे इंडिया हाउस के मेंबर हुआ करते थे लंदन में। ये पहले प्रेसिडेंट भी बने बॉम्बे आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती जी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करते थे और कई सारे राज्यों में दीवान के पद पर भी रह चुके थे। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सन रहे हैं हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में है। जम्मू की जो पहाड़ी कम्युनिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जो काफ़ी लंबे समय से शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की मांग कर रही है। देखिए, जो पहाड़ी कम्युनिटी है ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो पीर पंजाल वैली में रहते हैं। रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर का है वहाँ पर मेनली पहाड़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कश्मीर वैली के कई सारे हिस्सों में रहते हैं। गुज्जर, बकेरवाल्स और पहाड़ी, ये नॉन कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीरी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं तीनों ही। देखिए, पहाड़ीज में हिंदूज और मुस्लिम दोनों आते हैं, जबकि बकेरवाला और गुज्जर मेनली इस्लाम फॉलो करते हैं। आर्टिकल 342(1) के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि बकेरवाल और गुज्जर नहीं चाहते कि पहाड़ीज को एसटी स्टेटस दिया जाए। क्यों? क्योंकि 10% का रिजर्वेशन मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में एसटीज को। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पहाड़ीज को भी रिजर्वेशन मिल जाएगा तो उनका जो रिजर्वेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए वो उनका अक्सर इस मामले में विरोध करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुकापैका रिवर के बारे में है। एनजीटी ने भी डायरेक्ट किया है स्टेट की गवर्नमेंट को कि सुकापैका रिवर को 6 महीनों के भीतर रिवाइव करने के प्रयास किए जाएं। ये अभी डायरेक्शन दिया गया है। सुकापैका रिवर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी रिवर की उड़ीसा में। देखिए, कोई एक नदी आकर किसी बड़ी नदी में मिल जाता है तो उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, लेकिन वही नदी अगर आगे जाके बाइफर्केट हो जाए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। तो ये ट्रिब्यूटरी नहीं है महानदी की, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, ये ब्रांच अवे हो जाती है, मतलब अलग होती है महानदी से। अयातपुर विलेज के पास में कटक डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद 40 किलोमीटर तक ये बहती है और उसके बाद वापस से आके तारापुर में ज्वाइन कर लेती है महानदी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्दर अगर हम आगे देखते हैं तो सिंपली जो सुकापैका रिवर है इंपॉर्टेंट सिस्टम है महानदी का। इसकी मदद से फ्लड वाटर कंट्रोल होता है महानदी रिवर का, और ये वहाँ की पूरा जो वाटर सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में है। इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम रखा गया है प्रचंड, उसे अभी हाल ही में इंडक्ट कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स में। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बनी प्रचंड के इंडक्शन के बाद। इसे हेल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। LCH का ये पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मतलब ये होता है कि इसका इस्तेमाल लड़ाई में किया जा सकता है, युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। LCH ये ट्विन इंजन, इसमें 2 इंजन लगे होंगे, डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो 5.8 टन क्लास का है, और इसीलिए इसे लाइट कहा जा रहा है क्योंकि जो रशियन मेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं वो 13 टन के हैं, और यहाँ पर जो हमने बनाया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 5.8 टन। तो ये काफ़ी हल्का है एंड दैट इज द रीजन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हल्का होने से फ़ायदा होता है, मैन्यूवरिंग आसान हो जाती है, आप जो भी हेलीकॉप्टर है उसे आसानी से मोड़ सकते हैं, कहीं पर भी बहुत फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हल्के होने के फ़ायदे होते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता है 268 किलोमीटर पर आवर की, 550 किलोमीटर की रेंज अटेन कर सकता है और लगभग 3 घंटों तक लगातार उड़ सकता है। ये 6.5 किलोमीटर की हाइट पर जा सकता है एंड दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी हाइट तक जा सकता हो। 5000 किलोमीटर की हाइट, 5000 मीटर कहेंगे, 5000 किलोमीटर तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर, इस हाइट के ऊपर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स नहीं वर्क कर पाते अच्छे से, लेकिन इसके पास कैपेसिटी है 6.5 किलोमीटर तक जाकर ऑपरेशंस कंडक्ट करने की, और इस लिहाज से ये दुनिया का एक बहुत ही स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर बन जाता है। पायलट और को पायलट होते हैं। को पायलट फंडामेंटली वेपन सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम करेगा, वेपन्स को ऑपरेट कर सकता है।
प्रेशराइज्ड कैबिन है, अचानक से कोई न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल कंटिजेंसी आ जाती है, अटैक होता है, तो ये उसको एक झटके में बेयर कर सकता है। हेलीकॉप्टर जो है ये काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम भी रखता है, मतलब रडार्स को या इंफ्रारेड सीकर्स को डिफाई कर सकता है, उनसे बच सकता है। वेपन और काफ़ी अदर टेक्नोलॉजी इसमें लैस की गई हैं, जैसे कि मॉडर्न स्टिल्थ कैरेक्टरिस्टिक है, छुप सकता है, आर्मर प्रोटेक्शन है, छोटे मोटे हमले झेल लेगा और अटैक करके डिफेंड कर सकता है खुद को। नाइट अटैक कैपेबिलिटी है, रात में बढ़िया तरीके से अटैक कर पाएगा। एडवांस नेविगेशन सिस्टम है, क्लोज कॉम्बैट के लिए टेलर्ड गन्स हैं, अगर कोई सामने से आ गया तो बहुत तेजी से ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं गन से। एयर टू एयर मिसाइल्स हैं इनके पास, जो मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए इसे बहुत ज़्यादा कैपेबल बना देते हैं। यूनिक फीचर्स भी हैं। ये एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर लोड जो वेपन्स एंड फ्यूल्स का होता है उसके साथ काम कर सकता है। दुनिया में और कोई हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कर सकता, एंड दैट्स वाई प्रचंड इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्राई सर्विस मिसाइल कमांड के बारे में है। गवर्नमेंट अभी कंसीडर कर रही है कि हम एक ट्राई सर्विस मिसाइल रॉकेट कमांड बनाएंगे। ये पहला कदम होगा मिलिट्री थिएटर कमांड्स की ओर। अब देखिए मिलिट्री थिएटर कमांड क्या होता है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग अपना काम करते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो अलग अलग काम करने से बात बनती नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थिएटर कमांड बनाएं, जहां पर हम बटालियंस ऐड कर दें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, और उनको हेड करे कोई एक व्यक्ति, वो नेवी से हो, आर्मी से हो या एयरफोर्स से हो, या रोटेशन में आए, लेकिन ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें इस थिएटर कमांड में। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी रेफरेंस में कहा गया कि सबसे पहले तो हम एक मिसाइल या रॉकेट कमांड बना देते हैं। जो मिसाइल या रॉकेट कमांड होगा उसके पास मिसाइल्स एंड रॉकेट्स को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगा, अधिकार होगा। जो प्रपोज्ड मिसाइल कमांड है ये डिप्लॉय करेंगे मिसाइल्स को, रॉकेट रेजिमेंट को, और किसी भी हॉस्टाइल एडवाइजरी के अगेंस्ट में एक यूनिफाइड डिसीजन लेके काम कर सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इनके पास ब्रह्मोस, आकाश और पिनाका रॉकेट्स होंगे जो एक कमांड के भीतर ही होंगे। रैपिडली, बहुत तेजी से इसको डिप्लॉय किया जा सकेगा किसी भी दुश्मन के अगेंस्ट में और इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो मिसाइल कमांड है वो जो ट्राई सर्विस साइबर कमांड है और स्पेस कमांड है उसी की तरह काम करेगा। हमने एक सर्विस कमांड और साइबर स्पेस कमांड और साइबर कमांड बना रखा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है, आने वाला जो युद्ध होगा वो ऐसा नहीं होगा कि आर्मी सामने सामने से जाके लड़ेंगी। ऐसा केवल तभी होगा जब आपको एनिमी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना हो, कैप्चर करना हो, तभी आपको आर्मी अपनी भेजनी पड़ेगी। अगर आप एक डिफेंसिव वॉरफेयर लड़ रहे हो तो फिर आर्मी सामने सामने नहीं जाएंगी और अटैक्स जो होंगे वो दूर से होंगे। मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी जाएंगी दुश्मन की टेरिटरी को, या फिर साइबर अटैक्स होंगे, स्पेस में हो सकता है हमले किए जाएं, सैटेलाइट्स वगैरह काउंटर किए जाएं, तो ये सारे काम होंगे। इसके लिए हमें ट्राई सर्विस कमांड की जरूरत है। इसे हेड किया जाएगा तीनों सर्विस के कमांडर्स की तरह रोटेशन में। जरूरी है 2020 में ईस्ट लद्दाख स्टैंड ऑफ जो चाइना के अगेंस्ट में हुआ, चाइना के पास थिएटर कमांड्स हैं और हमें उसे काउंटर करने के लिए थिएटर कमांड्स बनाने होंगे। पैरेलली रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन में रेड आर्मी के द्वारा, यानी कि जो रशियन आर्मी है, उन्होंने भी थिएटर कमांड का सहारा लिया। तो हमें समझ में आया कि काफ़ी यूजफुल रहेगा अगर हमारे पास भी ऐसा थिएटर कमांड हो तो। अक्साई चीन में जो मिसाइल्स डिप्लॉय की गई हैं चाइना के द्वारा, जो एक ऑक्यूपाइड एरिया है इंडिया का उनके पास है, वहाँ पर भी वो इस प्रकार के थिएटर कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तिब्बत में और सिंकियांग रीजन में भी। रिविजन के तौर पे देखिए, कप्पाफाइकस अल्वरेजी ये सीवीड है जो इंडो पैसिफिक रीजन की नेटिव है, बिल्कुल सही है। नोबेल प्राइज मेडिसिन या फिजियोलॉजी का दिया गया है 3 साइंटिस्ट को जिन्होंने ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस के अगेंस्ट में कंट्रीब्यूट किया है। शुद्ध रूप से गलत है ये दिया गया है जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी जीनोम की स्टडी के लिए। लैसा फीवर ये यूरिन और ड्रॉपिंग्स जो इन्फेक्टेड मल्टीमेमेटे रेट्स हैं उनसे फैलता है, ये सही है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा अनुशीलन समिति को इन्होंने फाउंड किया, ये शुद्ध रूप से गलत है। उन्होंने द इंडिया हाउस को फाउंड किया था। और ये सवाल आपके लिए है कि अनुशीलन समिति को किसने फाउंड किया था। इस सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सुकापैका रिवर ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गलत है, ये महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ठीक है, हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।